हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है अमरजीत और जैसे कि आप देख रहे हैं आज हम अपने फिर उसी पुराने अंदाज में वापस आ गए हैं। हम आज भूगोल पढ़ाने वाले हैं। इससे पहले हमने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ाया था, उससे पहले हमने इंग्लिश कवर किया था। आज हम भूगोल पढ़ाएंगे, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले हम संसाधन के बारे में देखते हैं। संसाधन का मतलब होता है हमारे आसपास हमारे इन्वायरमेंट में उपस्थित सारी चीजें संसाधन है, अगर वो हमारे हित के लिए हो। एक दो शर्तें और हैं, कोई भी चीज़ जो हमारे हित के लिए हो और जिसे हम अफोर्ड कर सके, जिसे खरीद सके, जिसे अपने यूज में ला सके, वो संसाधन है। और दूसरी चीज़ ये है कि हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो समाज है, वो उसकी इजाज़त दे कि भैया तुम इसे यूज कर सकते हो, बस उससे कोई आपत्ति ना हो, उसी को संसाधन बोल देते हैं। और आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिक संसाधन क्या? प्राकृतिक संसाधन वो संसाधन है जो हमारे इन्वायरमेंट में तो उपस्थित हैं, लेकिन हमने नहीं बनाया उसे भगवान ने बनाया। या ये कह सकते हैं कि हमारे होने ना होने से उस पर कोई असर नहीं पड़ता, चाहे हम हो या ना हो, वो तब भी था और आगे भी रहेगा, तो उसे प्राकृतिक संसाधन बोल देते हैं। मानवीय संसाधन के बारे में देखते हैं। मानवीय संसाधन का मतलब होता है मानव निर्मित संसाधन, जो हमने बनाया है संसाधन। अब चाहे हम उसे सब प्राकृतिक संसाधन के उपयोग से तोड़ मरोड़ कर रीडिजाइन करके फिर से रीडिफाइन करके बनाएं, वो भी मानवीय ही है। जैसे मान लो, जैसे हमारे पास एक डस्टर है। डस्टर मानवीय संसाधन है। मानवीय संसाधन इसलिए है क्योंकि उसे हमने बनाया है। प्राकृतिक संसाधन से भले उसे बनाया है, लकड़ी से भले बनाया है, पेड़ से भले बनाया है, लेकिन बनाया तो हमने है, रीडिफाइन तो हमने किया है, इसलिए मानव निर्मित या मानवीय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैव संसाधन। जैव संसाधन का मतलब होता है वो संसाधन जिनका कभी न कभी संबंध किसी जीवित प्राणी से रहा हो। जैसे जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन में जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, यही सारी चीजें आती हैं। और अजैव संसाधन। अजैव संसाधन इससे उल्टा होता है, जिसका संबंध कभी जीवित प्राणी से रहा ही ना हो, जैसे पर्वत, पहाड़, नदियां, भूमि, ये सारी चीजें अजैव संसाधन है। दोहन। हम किसी भी संसाधन का दोहन कैसे कर सकते हैं, कैसे करते हैं? दोहन का मतलब क्या होता है? दोहन का मतलब होता है दुरुपयोग। उपयोग एक होता है, एक दुरुपयोग होता है। उपयोग का मतलब होता है जितनी जरूरत हमें है भैया हम उतना ले लेंगे और हमारा काम हो जाएगा, हम छोड़ देंगे। दुरुपयोग का मतलब होता है जितनी जरूरत है हमें उससे हम ज्यादा लेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं, जैसे हमारे इंडिया में बहुत सारे राज्य हैं, हर राज्य की अपनी अपनी एक स्पेशलिटी है, अपना अपना एक विशेषता है। कहीं कहीं लोहे ज़्यादा निकलते हैं, कहीं कहीं कोयला निकलता है, कहीं खेती के लिए बहुत उपजाऊ मिट्टी है, तो कहीं चाय पत्ती और कॉफ़ी बनती है। तो इस तरह से हर राज्य का अपना अपना स्पेशलिटी है। अगर मान लो कहीं किसी राज्य में चांदी बहुत निकल रहा हो और वो बोले भैया हम किसी को नहीं देंगे, हम चांदी निकल रही है हमारे यहाँ, तो हम अपने चांदी के बर्तन में खाएंगे, चांदी का घर बना के रहेंगे, तो इस तरह से वो दोहन कर रहा है ना। जो संसाधन हमारे यहाँ उपलब्ध है, हमारे देश में उपलब्ध है, हमारी दुनिया में उपलब्ध है, उस पर सबका बराबर का हक है, और यही तरीका है संसाधनों को बचाने का। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे संरक्षण है। बचाव कैसे कर सकते हैं? बचाव करने का तरीका अलग अलग है। पहले ये देखना होगा कि जो बचाव कर रहे हैं वो किस प्रकार का दोहन हुआ है। जैसे मृदा का दोहन अलग हो सकता है, जल का दोहन अलग हो सकता है, और वायु का दोहन अलग हो सकता है। तो इस प्रकार से हम बचा सकते हैं। आगे देखते हैं भू संसाधन। अच्छा, संसाधन तो मैंने आपको कई प्रकार से बताया। संसाधन का वर्गीकरण भी आपको आपकी किताब में कई प्रकार से दिया गया है। अच्छा, मान लो अगर मैंने आपको बताया संसाधन का मतलब होता है वो सारी चीजें इन्वायरमेंट में, वो सारी चीजें जो हमारे हित के लिए हो, वो संसाधन कहलाती है। तो आप कितने प्रकार से इसे बांट सकते हैं? कई प्रकार से। भाई संसाधन तो कई प्रकार से बांट सकते हैं ना। सारी चीजें जब भी हम आँख खोलते हैं, वो सारी चीजें जो हम देखते हैं वो हमारे हित के लिए ही तो होती हैं। सड़कें हमारे हित के लिए है, मोबाइल जो आप देख रहे हैं वो आपके हित के लिए है, ब्लैक बोर्ड जिस पे हम लिख रहे हैं ये हमारे हित के लिए है, चाक जिससे हम लिख रहे हैं, जो भी हम देखते हैं और रोशनी जो हम पर पड़ रही है वो हमारे हित के लिए है। तो संसाधन होते कितने प्रकार के हैं, कितने प्रकार से बांटा जा सकता है? पहला तो मैंने आपको इनडायरेक्टली बता ही दिया है। प्राकृतिक संसाधन, मानवीय संसाधन दो प्रकार से बांट सकते हैं। कई तरीके से और भी बांट सकते हैं, आपकी किताब में दिया गया है। जैसे मान लो स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर आपको संसाधन का मतलब पता है। स्वामित्व का मतलब ये होता है कि मालिकाना हक, हमारा इस पर हक है, यही होता है स्वामित्व। जैसे मान लो ये मेरा घर है तो ये मेरा है, सड़कें जो बाहर खड़ी हैं वो सरकार की हैं। अच्छा, एक चीज और है, जैसे मान लो कहीं बैंक खुला है, विदेश से आकर कोई कंपनी खुली है, वो तो विदेश की हो गई, वो हमारे देश में होते हुए भी हमारे देश की है नहीं है और ना ही मेरी है। अच्छा, एक चीज और,
जैसे हम किसी मोहल्ले में जाते हैं, हमारे मोहल्ले में जो चौखट बना है, जो चौपाटी बनी है, उस पर हम लोग शाम को बैठते हैं, बातें करते हैं, वो किसी एक पर्सन का नहीं है, वो सरकार का नहीं है, वो किसी विदेशी का नहीं है, वो हमारे मोहल्ले वालों का है। तो इसे सामुदायिक कहते हैं, सामुदायिक संसाधन कहते हैं। ठीक है, आगे भू संसाधन है। भू संसाधन का मतलब होता है भूमि संसाधन। भूमि संसाधन जैसे जमीन, जो मिट्टी हमें मिली है हमारी खेती के लिए, हमारे हित के लिए मिली है, उसी को भू संसाधन बोल देते हैं। आगे बढ़ते हैं, मिट्टियों के प्रकार देखते हैं। मिट्टियों के प्रकार के लिए मैंने आपके लिए ये मैप बना दिया है, जो थोड़ा सा बेकार है पर ठीक है, समझने के लिए काफी है। ठीक है, अगर मानचित्र पढ़ रहे हैं तो शुरुआत यहीं से होनी चाहिए। उत्तर ये होता है। ठीक है, उत्तर के नीचे दक्षिण होता है। अब सर पे अगर आपने उत्तर लिखा है तो उस सर को घुमा के उत्तर की तरफ कर दीजिए। आप दिशा पता होगा आपको, आप उत्तर की तरफ कर देंगे तो जिस तरफ पूरब पड़ेगा उस तरफ पूरब लिख दीजिए, और जिस तरफ पश्चिम पड़ेगा उस तरफ पश्चिम लिख दीजिए। ठीक है, अभी आप उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम समझ गए। हमारे यहाँ इंडिया में 3 प्रकार की जगह पाई जाती है। एक होता है मैदानी भाग, दूसरा होता है पठारी भाग, तीसरा होता है पर्वतीय भाग। लगभग आधा भाग मैदानी भाग होता है जिसमें खेती कर सकते हैं, जिसमें आसानी से रह सकते हैं, पर्वत और पठारी भाग को छोड़ के। पर्वत और पठार में अंतर आपने देखा था, पर्वत का मतलब होता है ये, पठार का मतलब होता है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम जो सीख रहे हैं वो सीखते हैं। जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी ज्यादातर यहाँ पाई जाती है। ठीक है, ये यहाँ पाई जाती है, यहाँ पाई जाती है, और थोड़ा सा यहाँ पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी एक तरह से कह सकते हैं पूर्वी भाग में पाई जाती है, और उत्तरी भाग में, उत्तरी पूर्वी भाग में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, जहां पर खेती की जा सकती है। हम लोग उत्तर प्रदेश से हैं तो हमारे यहाँ जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, मैदानी भाग पाया जाता है। ये खेती करने के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक होता है, तो इसे जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? काली मिट्टी ज्यादातर गुजरात, महाराष्ट्र और कुछ मध्य प्रदेश के भाग के इलाकों में पाई जाती है। काली मिट्टी कपास के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है, यहाँ कपास उपजाया जा सकता है। मरुस्थलीय मिट्टी देख लेते हैं। मरुस्थलीय मिट्टी ज्यादातर राजस्थान, मध्य प्रदेश के कुछ भागों में पाई जाती है। मरुस्थलीय मिट्टी वो मिट्टी होती है जिसमें लवणता ज्यादा होती है, जो बहुत ज्यादा पानी इकट्ठा रख नहीं पाता और जो बिल्कुल ही उपजाऊ नहीं होता है, तो वो मरुस्थलीय मिट्टी कहलाती है। अच्छा, एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दूं, मरुस्थलीय मिट्टी के जो झील होते हैं, जो तालाब होते हैं, अगर उसे किसी विधि से छाना जाए और नमक निकालने की कोशिश की जाए तो समुद्र की वजह हम उस झील से भी नमक निकाल सकते हैं। कितनी अजीब बात है ना। आगे बढ़ते हैं। आगे हमने लाल मिट्टी के बारे में जाना है, हमने काली मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी के बारे में पढ़ लिया। लाल मिट्टी ज्यादातर झारखंड, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु इन भागों में पाई जाती है। अच्छा, अगर आप ये सब नहीं जानेंगे कि झारखंड, तमिलनाडु, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, चंडीगढ़ ये सब कहाँ है, तो आप कैसे लिख पाएंगे? तो सबसे पहले आप मानचित्र का ये ध्यान से देख लीजिए और आप कोशिश करिए कि ये सारी चीजें आपको याद हो जाए। अगर याद नहीं होती तो कई बार बना के खुद लिखने की कोशिश कीजिए। देखो बेटा, मानचित्र जो है ना यही से शुरू होता है। अगर आपको राज्य कहाँ है ये नहीं पता चलेगा तो क्वेश्चन में आपको पता होगा कि काली मिट्टी महाराष्ट्र में पाई जाती है। अब महाराष्ट्र आपको पता ही नहीं कि महाराष्ट्र है कहाँ, तो आप कैसे टिक लगाएंगे या कैसे लिख के आएंगे? आप महाराष्ट्र यहाँ लिख देंगे, ये तो कश्मीर है, कश्मीर में महाराष्ट्र आप बना दिए। महाराष्ट्र जहाँ है वहीं लिखना पड़ेगा ना आपको, और ये तभी लिख सकते हैं जब आपको पता होगा। तो आप ये बढ़िया से पढ़ लीजिए, एक बार लगा लीजिए, एक तरह से कह लीजिए कि आज का होमवर्क है, इसे पढ़ लीजिए। ठीक है, तो हमने लाल मिट्टी के बारे में जाना, हमने काली मिट्टी के बारे में जाना, हमने मरुस्थलीय मिट्टी के बारे में जाना, हमने जलोढ़ मिट्टी के बारे में जाना। कुछ 1-2 मिट्टी और बची है जिसमें लैटेराइट मिट्टी है। लैटेराइट मिट्टी वो मिट्टी होती है जहां पर बहुत ज्यादा पानी बरसते हैं। पानी बरसने के कारण वो बहुत चिकनी होती है, उसकी सतह बहुत चिकनी होती है और वो बहुत कम उपजाऊ होती है। वो वहाँ लैटेराइट मिट्टी होती है, लैटेराइट मिट्टी में यहाँ पाई जाती है। कुछ पूर्वी भागों में लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है। तो इस प्रकार से मिट्टियों का प्रकार हमने देख लिया। मानचित्र जब भी भरना आएगा तो आप भर सकते हैं। ठीक है, मैंने कुछ टॉपिक और लिख दिए, इसके बारे में भी जान लेते हैं। कृषि के प्रकार। कृषि का प्रकार जानने से पहले जान लेते हैं कृषि क्या है। कृषि का मतलब होता है खेती करना, खेती होता है, खेती बाड़ी ही कृषि कहलाती है। कृषि का प्रकार कई प्रकार से हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप उसको किस नजरिए से देखते हैं। निर्वाह कृषि। निर्वाह कृषि का मतलब होता है वो फसलें या वो खेती जो हम करते हैं और अपने लिए करते हैं, निर्यात के लिए नहीं करते, बेचने के लिए नहीं करते। वो फसलें जब हम उगाते हैं तो सिर्फ अपने लिए करते हैं, अपने लिए उगाते हैं और सिर्फ खाते हैं, बेचते नहीं हैं, निर्वाह के लिए होती हैं। कुछ फसलें ऐसी होती है जिसको हम डायरेक्टली खा नहीं सकते, उगाते हैं और बेचते हैं पैसों के लिए, उसे वाणिज्यिक कृषि कहते हैं। खरीफ की फसलें और रबी की फसलें भी देख लेते हैं। थोड़ा सा इसे वन लीनियर याद करेंगे तो हमेशा के लिए याद हो जाएगा, वरना बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होती है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है इसमें। खरीफ का फसल होता है चावल, धान की फसल।
रबी की फसल होती है गेहूं की फसल। इसे याद करने का तरीका यह है कि रबी आप याद रख लो, रबी मतलब है गर्मी, सूरज, रबी का मतलब सूरज होता है, सूरज, गर्मी, गर्मी के दिनों में कौन सी फसल उगाई जाती है? गेहूं की फसल, ठीक है। तो रबी से गेहूं जोड़ लीजिए, बाकी खरीफ से चावल जोड़ लीजिए। चावल के समय में जो भी उगाया जाता है उसे खरीफ की फसल बोल देते हैं। रबी मतलब गेहूं के दिनों में जो फसलें उगाई जाती है उसे रबी की फसलें बोल देते हैं। रबी के दिनों में जैसे मटर हो गया, सरसों हो गया। अच्छा, यहाँ एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि रबी की फसलें इंडिया के किस जगह ज्यादा होती है, खरीफ की फसलें भारत के किस प्रदेश में, किस राज्य में ज्यादा होती है? तो हमें कैसे पता चलेगा? हमें पता चलेगा मानचित्र से। तो चलिए मानचित्र देखते हैं। मानचित्र बना लेते हैं सबसे पहले। मेरा ये टेढ़ा गुच्छा मानचित्र बन गया। मेरा ये टेढ़ा घूंचा मानचित्र बन गया है, ठीक है। ये मानचित्र मैंने बना दिया, ठीक है। पता नहीं कैसे बना है, बहुत ही बेकार बना है, पर ठीक है, आप देख लीजिए। ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूरब है, ये पश्चिम है। मैंने पहले भी आपको बताया था। ये उत्तरी भाग है, उत्तरी मैदानी भाग है, जहां पर खेती आसानी से हो सकती है। तो अगर जब भी हमें गेहूं या चावल की फसल उगाने के लिए आ जाए, लिखने के लिए आ जाए, तो सबसे पहले हम इसको टिक लगा देंगे। चाहे गेहूं हो चाहे चावल हो, हम यहाँ लगा देंगे, क्योंकि हम जानते हैं जहां हम रहते हैं वो ये जगह है, और इस जगह जहां हम रहते हैं वहां गेहूं और चावल दोनों उपजाए जाते हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ लगा देंगे। अच्छा, ये आप तभी लगा सकते हैं जब आपको पता होगा। फिर मैं वही कह रहा हूँ, आपको मानचित्र में राज्य राजधानियां पता होनी चाहिए, तभी आप लगा सकते हैं। चलिए ठीक है। और क्योंकि चावल के बारे में हम देख रहे हैं, तो चावल इस क्षेत्र में ज्यादा होता है, थोड़ा सा इस क्षेत्र में होता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो जिस क्षेत्र में होता है वो समुद्र के इस किनारे पर होता है, ठीक है। इस किनारे पर सबसे ज्यादा होता है। तो अगर चावल के बारे में देखा जाए तो चावल इस क्षेत्र में ज्यादा होता है, जो कि पूर्वी, उत्तरीय और थोड़ा सा इधर दक्षिणी भाग में कम ही कह सकते हैं, क्योंकि दक्षिण नहीं है, ये थोड़ा सा पूर्वी है, ठीक है। पूर्वी और उत्तरी भाग में ज्यादा होता है, यहां तक लेके, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं, अब अगर हमें गेहूं की फसल देखनी हो तो कैसे देखेंगे? गेहूं की फसल भी बेसिकली मैंने बताया था यहाँ पर ज्यादा होती है, हमारे यहाँ गेहूं की फसल भी होती है। गेहूं की फसल, चावल की फसल इस क्षेत्र में ज्यादा होती थी, गेहूं की फसल इस क्षेत्र में ज्यादा होती है, ठीक है। यही होता है। अच्छा, इधर क्या होता है? इधर कमी होता है खेती, इधर कपास, जूट, नारियल, यही सब होता है, ठीक है। तो इस तरह से हमने गेहूं और चावल की खेती समझ ली। उम्मीद करता हूं कि अगर आपको राज्य और राजधानियां याद हो जाएंगी, जो मैंने आपको होमवर्क दिया है, तो आप इसे भी लगा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये कुछ नेक्स्ट चैप्टर से भी आपके टॉपिक मैंने लिख दिए हैं, चलो इस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले है खनिज। खनिज का मतलब क्या होता है? खनिज का मतलब वो पदार्थ होता है जो भू प्रकृति से निकलता है, जिसका रासायनिक विघटन किया जा सकता है, जिससे धातु या अधातु निकाले जा सकते हैं, उसे खनिज बोल देते हैं। अच्छा, धात्विक पदार्थ, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज क्या होता है? धात्विक खनिज वो होता है जिन खनिजों से धातु निकाली जा सकी, और जिन खनिजों से धातु नहीं निकाला जा सकता उसे अधात्विक पदार्थ कहते हैं। धात्विक पदार्थ की कुछ गुणधर्म ऐसे होते हैं, जैसे धात्विक पदार्थ वो पदार्थ होता है जो ज्यादा चमकता है, सुचालक होता है। अच्छा, आपको याद होगा मैंने केमिस्ट्री में ये सारी चीजें बताई थी आपको। और अधात्विक पदार्थ भी ऐसे ही होता है, उसका सेम उल्टा, जो नहीं चमकता, जो सुचालक नहीं होता, कुचालक होता है। और इसके कुछ एक दो उदाहरण देख लीजिए, जैसे सोना, चांदी, लोहा, ये सारी चीजें हो गई। इसके जो उदाहरण हो गए वो विशेष प्रकार के पत्थर, जिसमें चूना पत्थर आते हैं, और नमक हो गए, ये सारी चीजें अधात्विक पदार्थ के अंदर, अधात्विक खनिज के अंदर आती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऊर्जा के संसाधन। ऊर्जा किन किन स्रोतों से निकलती है? उन्हें ही ऊर्जा के संसाधन कहते हैं। किन किन स्रोतों से निकलती है वो उस दिन भी मैंने आपको बताया था, आज भी बताता हूँ। आज कुछ अलग है, उस दिन मैंने कुछ अलग टॉपिक पर बात किया था। कोयला संसाधन है, कोयले से ऊर्जा ये लोग निकाल रहे हैं। उस दिन हमने समुद्र से निकाला था, सूर्य से निकाला था, पवन से निकाला था, सौर ऊर्जा से निकाला था। आज ये लोग कोयला से निकालते हैं, और पेट्रोलियम से निकाल रहे हैं, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा से, जैसे आपने निकाला था वैसे निकाल रहे हैं, ठीक है। कोयले को जला के ये ऊर्जा निकालते हैं। अच्छा, कोयला किन किन जगहों पर पाया जाता है, या फिर पेट्रोलियम किन किन जगहों पर पाया जाता है, लोहा किन किन जगहों पर पाया जाता है, कौन सी धातु किन किन जगहों पर पाई जाती है? आपके जो एग्जाम में जो मानचित्र आएगा वो इस चैप्टर से कह सकते हैं 70 से 80% चांस है इस चैप्टर से आने के। लेकिन मैं इस चैप्टर का मानचित्र आज आपको नहीं करवाऊंगा। आज आपको कुछ ये क्वेश्चन आपको पढ़ के आने होंगे और फिर मैं करवाऊंगा। आज आपको 2 होमवर्क दे दिया मैंने, एक तो मानचित्र और ये क्वेश्चन। ये शायद क्वेश्चन आपके लिए सरल होगा,
मानचित्र थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा, ये भी आप याद कर लीजिएगा। आई होप आप कर लेंगे, क्योंकि आपका एग्जाम अभी नजदीक आ गया है और आपकी पढ़ाई अब पीक पे होनी चाहिए। बढ़िया से पढ़िए, ठीक है। सौर ऊर्जा के बारे में हमने देखा था उस दिन। सूर्य से जो ऊर्जा मिलती है उसे हम लोग इकट्ठा करते हैं और फिर अपने दैनिक जीवन में उसका उपयोग करते हैं, सौर ऊर्जा कहलाती है। इसका एक प्लेट होता है, एक तरीका होता है कैसे क्या किया जाता है। पवन ऊर्जा में टरबाइन घुमाए जाते हैं, पंखा घुमाया जाता है, उससे ऊर्जा उत्पन्न की जाती है, इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न की जाती है। और फिर ठीक है, मैंने कुछ आपके अगले चैप्टर से मैंने कुछ टॉपिक्स लिख दिए हैं, चलिए इसे एक एक करके समझ लेते हैं। सबसे पहले है विनिर्माण उद्योग। विनिर्माण उद्योग को जानने से पहले मुझे लगता है कि आपको कच्चा माल जानने की जरूरत है। कच्चा माल का मतलब होता है वो माल या वो सामान जिससे हम कोई प्रोडक्ट या जिससे हम कोई उत्पाद बना सकें, लेकिन वो अभी बना नहीं है, वो अभी पका नहीं है, उस पर कोई काम नहीं हुआ हो, वो कच्चा माल कहलाता है, ठीक है। अच्छा, आप समझते हैं विनिर्माण उद्योग। विनिर्माण उद्योग ऐसा उद्योग है, ऐसा व्यवसाय है, ऐसा कह सकते हैं काम है, जब हम फैक्ट्रियों में कच्चा माल लाते हैं, उसे बनाते हैं, उस पर मेहनत करते हैं और उसे बाजार तक पहुंचाते हैं, बेचते हैं। इस सारे प्रोसेस को विनिर्माण उद्योग कहते हैं। विनिर्माण उद्योग का मतलब आप समझिए, निर्माण उद्योग मतलब कोई चीज बना के बेचना, ठीक है, कच्चे माल से। आप कच्चा माल का मतलब जानते ही हैं। कच्चा माल का मतलब वो माल होता है जो अभी बना नहीं है, जिससे कुछ बनने वाला है, प्रोडक्ट जिस पे काम ना हुआ हो, ठीक है। आगे है लौह इस्पात उद्योग। लौह इस्पात उद्योग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके चैप्टर में, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लौह इस्पात उद्योग में क्या होता है, जब हम लोहे की कच्चे माल को लाते हैं और उससे स्टील बनाते हैं। जब कच्चा माल जो कि लोहा होता है उसको लाते हैं और स्टील बनाते हैं। ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि क्योंकि ये आधारभूत है, सारे उद्योगों का आधारभूत है। इसी जो स्टील है उसी से हम आगे मशीनें बनाते हैं और उसी से सारा उद्योग स्थापित होता है। तो इसे हम बहुत इंपॉर्टेंस इसीलिए देते हैं क्योंकि ये आधारभूत है। लौह इस्पात उद्योग बहुत जगह है, हमारे इंडिया में बहुत जगह है, जिसमें से कुछ क्वेश्चन मैंने आपको दिए थे, जहाँ जैसे जमशेदपुर और पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, ये सारी जगह हैं। कुछ क्वेश्चन मैंने आपको दिए थे, अगर आप याद करेंगे तो हम नेक्स्ट डे बढ़िया से उन चीज़ों को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। औद्योगिक प्रदूषण। औद्योगिक प्रदूषण का मतलब होता है जब हम फैक्ट्रियां या कारखानों से जब हम कोई प्रदूषण करते हैं, चाहे वो वायु प्रदूषण हो, चिमनियों से निकलता हुआ धुआं हो, पाइपों से निकलता हुआ सब नदियों में या समुद्रों में जाता हुआ गंदा पानी, या फिर कूड़ा करकट हो, प्लास्टिक हो जो कि जमीनों के अंदर जाता हो, जो जलाया जाता है, कई सारी चीज़ों से हम औद्योगिक तरीके से उद्योग करके हम प्रदूषण फैलाते हैं। उन्हीं सारे प्रोसेस को, उन्हीं सारी चीज़ों को औद्योगिक प्रदूषण कहते हैं। परिवहन और उसके प्रकार देख लेते हैं। परिवहन का मतलब सबसे पहले सीख लेते हैं। परिवहन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। वाहन का मतलब होता है ले जाना, परिवहन का मतलब होता है किसी भी चीज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। यहाँ पर जो कॉन्टेक्स्ट दिया गया है वो इंसानों के लिए दिया गया है कि इंसान एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किन किन चीजों का, किन किन साधनों का उपयोग करते हैं, उसी के प्रकार के बारे में हमें जानना है। वो कई तरीके से हो सकता है। हम एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बहुत सारी चीज़ों का उपयोग करते हैं, जैसे जल मार्ग का उपयोग हो गया, वायु मार्ग का उपयोग हो गया और रेल मार्ग का उपयोग हो गया। मानचित्र में इसके बारे में दिया गया है, लेकिन मुझे लगता है ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट ये है लौह इस्पात उद्योग। आप यहाँ से लौह इस्पात उद्योग को याद कर लीजिए, बाकी और जो पिछले चैप्टर से हमने पढ़ाया था वो याद कर लीजिए। मानचित्र में आपको अच्छे से नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। भारत का भौतिक स्वरूप। भारत का भौतिक स्वरूप का मतलब होता है जब हम बहुत ऊपर चले जाए, इतने ऊपर कि पूरा भारत हमें दिखाई दे, तो वो कैसा दिखाई देगा? क्या वहां नदियां दिखाई देंगी, या फिर सिर्फ पर्वत दिखाई देंगे, या पूरा मैदान दिखाई देगा, या समुद्र दिखाई देगा? कैसा दिखाई देगा? बस यही ये पूछना चाहता है, यही ये बताना चाहता है। तो हम जानते हैं, हमने अभी भी पढ़ा भी था, वहां से पर्वत दिखाई देंगे। हमारा जो हिंदुस्तान बना है वो पर्वतों से बना है और मैदानों से बना है। हमने देखा था लगभग 45 से 47% मैदान थे और कुछ पठारी भाग थे, ठीक है। इन्हीं चीज़ों के बारे में ये और भी बताना चाहता है कि हिमालय कहाँ है। हिमालय सबसे उत्तरी भाग में है, जो कि बहुत बड़ा विशाल पर्वत है, ठीक है। उत्तरी मैदान कहाँ है? उत्तरी मैदान उत्तर में है, मैंने उत्तरी मैदान बताया। जहाँ पर हम रहते हैं उत्तरी मैदान हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रायद्वीप पठार। प्रायद्वीप पठार में दो नदियाँ होती है जो एक भूखंड को कह सकते हैं, एक भूखंड के किनारे से जाती हैं और समुद्र में मिलती हैं। उस एक पतले से भूभाग को बेसिकली हम जब देखते हैं, मानचित्र में देखते हैं या फिर ऐसे देखते हैं, तो हमें वो बहुत पतला दिखाई देता है। वैसे वो बहुत ज़्यादा हैवी है, बहुत ज़्यादा मोटा है, थोड़ा सा कम है, सकरा है, पर है वो है, इतना है कि बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो उसी को हम प्रायद्वीप पठार कहते हैं। तो हमने इस तरह से पूरा ये टॉपिक कवर कर लिया, हमने पूरा चैप्टर कवर कर लिया। हमने जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर थे, वो हमने कवर कर लिए। आई होप कि आपको बहुत समझ में आया होगा आज के इस लेक्चर से, आज की इस क्लास से। तो ठीक है, आज का क्लास बस यहीं तक।